हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो लगभग आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी हो गई होगी। आप एकदम तैयार हो मैदान में उतरने के लिए। तो भाई कुछ बच्चों को डिमांड था क्या कि हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का एटलीस्ट प्रैक्टिस करा दें एक बार। तो आपकी डिमांड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए, ताकि आप जो बेहतर तैयारी कर सको। क्योंकि कुछ बच्चों की मार्क्स जो हम 2 पेपर में देख चुके, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स कहाँ पर कट रहा है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, है ना। तो कहीं ना कहीं वो हमारी 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती। कब? जब हम 1 नंबर या 2 नंबर हमारी करती हैं, तो वो जो दुख होता है, वो दर्द होता है, वो सिर्फ वही बच्चे समझ सकते हैं जिनका 1-2 मार्क्स कटता है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी कमी हमारे चैनल के द्वारा हो, इसलिए हम ये वीडियो आपके बेहतरी के लिए, आपको बेस्ट प्रदर्शन के लिए, आपको बेस्ट अटेम्प्ट के लिए बना रहे हैं, ताकि आप अच्छा करके आ पाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई इसमें हम 1 बाय 1। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, सिर्फ जो है 12 चैप्टर्स का, ठीक है, 16 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 12 चैप्टर्स का ही आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो 12 चैप्टर का हम लोग देख लेते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। अगर हो रखी है तो जरूरी नहीं है कि आप देखो, आप या तो वीडियो को फास्ट कर लो। आपको पता है कि फास्ट कैसे करते हैं ना, सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद एक स्पीड वाला है ना, वीडियो स्क्रीन में एक सेटिंग का आइकॉन है, सेटिंग के आइकॉन ऐसा बना रहेगा। ठीक है, ऐसा करके बना होगा, देख लेना, उस पर टिक करोगे तो आपको स्पीड का ऑप्शन है कि स्पीड में आने के बाद आपको इंक्रीज कर लेना, उसको बढ़ा लेना है, 1.5 गुना 2 गुना, जो भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप बहुत कम टाइम में चीज़ों को समझ पाओ। तो चलो हम देखते हैं 1 बाई 1 सभी का। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखे में x की घात 2 - 25 का एक गुणनखंड होगा करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x की घात 2 है, तो हम 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 2। अब a का वर्ग माइनस b का वर्ग है, मतलब एक बार x + 5 होगा और एक बार x - 5 होगा। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरा क्वेश्चन भी ऐसी चीज बनेगा। तो आपको देखो यहाँ पर एक बार x + 5 या x - 5 जो भी दिया होगा वही इसकी आंसर होगी। तो यहाँ पर देखो x - 5 ये वाला दिया, तो ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी बी। क्लियर। फिर 2 को भी सिमिलरली वैसी चीज बनाना है आपको। x की घात 2 - 49 दिया है, तो उसको 7 का वर्ग करोगे तो इसका भी एक बार x + 7 और एक बार क्या हो जाएगा, x - 7। तो जो भी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि दूसरा की बात करें तो यहाँ पर शून्यक बोला गया, गुणनखंड नहीं बोला गया। तो शून्यक मतलब इसको और बराबर में 0 लेके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x बराबर, ये देखो +7 है तो वो -7 हो जाएगा, और वहाँ पर -7 है तो x बराबर में इस तरीके से 7 हो जाएगा। ये -7 और +7, तो माइनस और प्लस में जो भी होगी वही आंसर होगी। जैसे कि यहाँ पर आप ये प्लस और माइनस में +7 और -7, वो इस करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि p ऑफ x बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा, है ना। तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब इसमें देखो p ऑफ 2 का मान ज्ञात करना है, तो सीधी बात है, आप जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख दो, इसकी आंसर आ जाएगी। तो भाई आप रख के देखोगे तो थर्ड की जो है आंसर क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला का देखो, गुणनखंड क्या होगा करके बोला जा रहा है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो याद रखना इसकी गुणनखंड जो है एक बार x + y और एक बार x + y, इस तरीके से, क्योंकि इसी को सॉल्व करोगे तब कुछ इस तरीके से आपका फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, शून्यांकों का योगफल गुणनफल का वाला आता है। तो योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, तो आप उसी में रखोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो a, b और c का मान आना चाहिए। तो पहला वाला ये a का मान होता है, 13 b का मान हो जाएगा, 7 जो है c का मान होगा। तो -b बोला गया है, तो b की जगह में 13 है, तो -13 रहेगा ऊपर में। तो देखो एक ही ठो में है -13 ऊपर में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर छठवा भी सेम आपको करना है, शून्यांकों का योगफल योगफल योगफल। इन क्वेश्चंस को भी आपको सिमिलर ही बनाना है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। क्लियर। फिर हमारा आपका व्यंजक निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो याद रखना आप लोग, जो रूट में होता है, करड़ी में होता है, ठीक है, वही क्या होता है, बहुपद नहीं होता है, याद रखना ये। तो इसकी सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। 10वां, फिर योग, इसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है 3 2 5x। अब इन दोनों में अलग अलग चिन्ह है, 5 और किस में, 2 में, तो यहाँ पर घट जाएगा। तो देखो 5x तो एक ही ठो में, मतलब ये जाहिर सी बात है यही इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक, फिर
अगला पी ऑफ एक्स बराबर शून्यंकों का योगफल, तो योगफल वाला बन जाएगा आपको। इसके शून्यक पूछा गया, तो शून्यक के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत झेलना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ता है। मैं इसको बता देता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सा x की घात 2 माइनस 3x माइनस 4 बराबर में पूरे के बराबर में 0 ले के बनाना पड़ेगा। अब इसको मिडिल टर्म को तोड़ने वाला, बीच को तोड़ने वाला होता है, ठीक है। तो तोड़ दोगे, मतलब तोड़ते कैसे, लास्ट वाला का पहले के साथ गुणा करते, तो 4 कम 4 हो रहा है, तो बीच में ऐसे नंबर लो कि उन दोनों को गुणा करने से 4 होता है और उसको जोड़ने या घटाने से 3 होता है। तो यहाँ ऐसे लेंगे x की घात 2 माइनस 4x प्लस में x, क्यों, क्योंकि अलग अलग चीज़ है तो घट जाएगा, और माइनस 4 इस तरीके से। तो यहाँ पर मे भी इसकी आंसर जो 4 वाला, अच्छा 4 वाला आना था, 4 एक 4 और 4 में एक जगह 3, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करते जाओ तो 4 वाला एक्चुअल में इसकी आंसर आना चाहिए, ठीक। देखेंगे इसको करके आप, फिर इन क्वेश्चंस को भी देख लेना क्योंकि 2019-20 सभी PYQ में भी आ रखे हैं, तो सब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने आप में, जैसे कि यहाँ पर P ऑफ 3 रख के बनाना है, P ऑफ 1 रख के बनाना है, P ऑफ 2 रख के बनाना है, सभी क्वेश्चंस को आपको करते हुए देखना है और करेक्ट आंसर्स आपको ला करके देख लेना है, ठीक है। अब मान रखने वाला भी ये चीज़ें तो बन जाना चाहिए, आपको बहुत बार इसको चीज़ों को बताया गया है आप लोगों को, ठीक। फिर यहाँ पर देखो गुणनफल बोला गया, योगफल और गुणनफल की फॉर्मूला पूछे जाते हैं, तो गुणनफल का बोला गया है, तो बच्चों देखना ध्यान से आप लोग, गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है। तो वो उसी c/a में आप लोगों को मान रख देना है। c का मान देखो यहाँ पर से देखोगे तो c की जगह में 24 है, तो 24 और नीचे में a का मान यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1, तो 24/1, तो सिर्फ 24 बस भी दिया होगा तो वही इसकी आंसर हो जाएगी, मतलब आंसर नंबर सी इसकी करेक्ट है, ठीक है। उसी तरीके से नीचे को भी करना है। अब देखो जैसे कि मैं पहला ही दूसरा क्वेश्चन को बताया हूँ, वैसे ही सेम इन तीनों क्वेश्चंस को भी बनाना है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन को बताया हूँ, ठीक है। फिर आप जो बनाए हो ऊपर उन सबकी आंसर्स को आप चाहो तो एक बार फिर से करके देख सकते हो, ये आंसर्स आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर से वीडियो को पीछे करके आप उन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। फिर आपका सत्य सत्य आएगा, तो भाई यहाँ से कुछ चीज़ों को समझते चलो, जैसे कि सत्य सत्य में अभी तक तो कोई आ नहीं रखे, यही वाली क्वेश्चंस बस आया हुआ है, इन चीज़ों को देख लेना, ठीक। द्विघात बहुपदों में अधिकतम देखो शून्यक कितने होते, 2 शून्यक होते करके लिखेंगे आप लोग। फिर बहुपद इतना का शून्यक का योग, गुणनफल, गुणनफल की फॉर्मूला क्या होती है, c/a तो लिख के आओगे, फिर इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा, तो यहाँ पर शून्य लिख सकते। तीसरा की बात करें तो उसको यहाँ पर x प्लस से भाग करोगे तो x माइनस 6 आएगा, ठीक है। ये आंसर्स यहाँ पर गलत लिया हुआ है, जैसे कि इसमें देखो तो शून्य दिया गया, शून्य नहीं आएगा, x माइनस 6 आएगा, ठीक। प्लस वाला कटेगा तो उसमें रहेगा। योगफल का फॉर्मूला, योगफल इसको करना है तो आराम से इन चीज़ों को आप कर सकते हो। तो रिलेटेड इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको लगभग पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप इन सब चीज़ का प्रिपेयर करते चलेंगे। फिर आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 से जो क्वेश्चन, जैसे कि 2023 में ये वाले क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, कैसे समीकरण निकाय में यदि इतना हो तो कौन सा हल होगा करके, तो चीज़ों को मैं एक बार बता देता हूँ आपको पूरी तरीके से आप समझते हुए चलो, ताकि आपका इस चैप्टर्स में जो बेसिक है समीकरण निकाय बस है सिंपल सा, a1 अपॉन में a2 जो है बराबर नहीं रहता है किसके, b1 अपॉन b2 के, तब होता है अद्वितीय हल, ठीक है। इस कंडीशन के लिए नोट कर लो आप चाहो तो, a1 अपॉन a2 जो बराबर नहीं रहता है b1 अपॉन b2 के, तब ये जो होती है क्या होती है, अद्वितीय हल। लेकिन ये दोनों तो चलो बराबर हो गया, मीन्स हमारा a1 अपॉन a2 जो है बराबर रहता है किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 अपॉन c2 के, तब होता है यहाँ पर कोई हल नहीं। क्या बोलना है आपको, कोई हल नहीं। लेकिन ये भी बराबर हो जाए पूरी तरीके से, मतलब ये बराबर ये भी बराबर, तब तीनों जब आपस में बराबर हो तो वहाँ पर अंततः अनेक हल होता है। अंडरस्टैंड, बस चीज़ों को समझना है, करना है और बेस्ट फोड़ के आना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो वो कर लेना। फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि ऐसा है तब क्या अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल के लिए शर्त ये है, तो सत्य सत्य आपको बताते चलना है। देखो कोई हल नहीं प्राप्त होगा, ऐसा कंडीशन दिया है तो कोई हल नहीं होगा, क्या होगा उसको करना है, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है और इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको प्रिपरेशन करते हुए चलना है। देखो ये 3 क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, इसके लिए क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, हाँ ये सत्य है भाई, इसके लिए भी हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, तो इसके लिए तो कोई हल नहीं होना चाहिए, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके लिए भी अद्वितीय हमें हल प्राप्त होगा करके पूछ रहा है, तो ये भी असत्य है। क्लियर, क्योंकि ये क्या होती है, अंततः अनेक हल की होती है। तो बस एक कंडीशन याद करके रखो, लगभग यहीं से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है।
फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 पर देखो बहुत आसान होती है। देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से द्विघात समीकरण दिया है कि मूल होंगे करके, तो मूल ज्ञात करना है। तो इसमें वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, दोनों होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सिंपल सी बात है याद रखना, उसको फॉर्मूलाज किससे बनाओगे, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से। मीन्स आपको विभेदक का जो विभेदकर की जो सूत्र होती है, तीन चीज़ बोलो, डिस्क्रिमिनेंट, विभेदक, विभेदकर, वो एक ही चीज़ होती है। d बराबर बी का वर्ग माइनस 4ac, इसी फॉर्मूला से बनाना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से जब बनाओगे आप लोग, तो याद रखना आपको, इसमें देखो मैं आंसर्स डायरेक्टली इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब का नहीं। हम सोशल साइंस से हिंदी में जाते हैं तो हाँ इसकी आंसर ये होगा, हाँ इसकी आंसर ये होता है, ये चले जाते हैं। बट मैथ्स में बच्चों आपको करके देखना पड़ता है ना। इसलिए आप चीज़ों को कौन से फॉर्मूला से बनेगा वो बेसिक चीज़ों सीखो, आपको बोर नहीं होना है। क्लास स्लो चलाया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को समझ सको, अपना बेस्ट दे सको, क्योंकि आपका गलती से 73-74 मार्क्स आएगा ना तो जितना दुख होगा वो हम नहीं बता सकते आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आने से जितना दुख नहीं होता उतना कि 1-2 नंबर करता है तब होता है। ये चीज़ों को याद रखना, इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझते चलो, ठीक। उसी फॉर्मूला से बनेगा। अब देखो d का वैल्यू जब उसमें लाओगे, सॉल्व करोगे पूरा, अगर प्लस में आएगा d का वैल्यू, अगर माइनस में आएगा, या d का वैल्यू किस में आती है, 0 में आती है। तो पहला अगर 0 आ गया तब वास्तविक वह समान होता है। दूसरा प्लस में आता है तब वास्तविक वह असमान होता है। तीसरा अगर माइनस में आती है तब वहाँ पर काल्पनिक होता है। तो इसी फॉर्मूला से उसको बना के देखना है। अब डी की फॉर्मूला से फिर यहाँ पर इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि क्या होगा उसके सॉल्यूशन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली विभेदक पूछ रहे हैं, मतलब उसी फॉर्मूला डी बराबर बी का वर्ग माइनस 4ac में मान रखोगे, ठीक है। यहाँ से ए बी सी का मान रख लेना और इसी फॉर्मूला में रखोगे तो उसकी आंसर्स आ जाएगी। सिमिलरली अगला में भी विभेदक का पूछ रहा है इसका, तो विभेदक का फॉर्मूला मैं अभी जस्ट बताऊँ, डी बराबर बी का वर्ग माइनस 4ac, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूलों का योगफल बोला गया, देखो मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बेचारा -6 पहले से है तो माइनस माइनस तो +6 हो जाएगा, और ए का मान जो है 6, तो 6 और 6 कट के 6 कम 6 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये 1 जो है इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है, तो देखो यहाँ पर जो रूट में है वो वर्ग समीकरण नहीं है इसका, बाकी सभी वर्ग समीकरण है भाई, ठीक। फिर मूलों का योगफल बोला गया, गुणनफल बोला गया, तो गुणनफल के फॉर्मूला फिर से वही है भाई, सी बटा ए, तो इसको कर लो आप। निम्न में से कौन सा वर्ग समीकरण है, तो वर्ग समीकरण होने के लिए सिंपल से x⁴ होना चाहिए। तो देखो ये रूट होने की वजह से ये नहीं है, इसमें तो x की घात 1 है इसलिए ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है क्योंकि नीचे में 1 की अपॉन में इसलिए, लेकिन ये वाला आपका बच गया। तो √5x² - 3x + 1/2 जो है क्या होगा, वर्ग समीकरण होगा। क्लियर। फिर आपका आगे बढ़ते हुए हमारा 2 और क्वेश्चन है वर्ग समीकरण का, x की घात 2 - 2x + 1 बराबर 0 के विविधकर का मान। तो विविधकर का मान आपको सिंपल से वही फॉर्मूला से रख के बनाना है, ठीक है। d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac, अगर आपको विविधकर नहीं निकालना आता है तो भाई सीख जाओ, क्योंकि अगर पूछे गए गलती से तो 1 मार्क्स नहीं करना चाहिए। यही क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंड। इसलिए चीज़ों को कर लेना, और बात है आंसर्स का तो आप आंसर्स देख सकते हो भाई क्या क्या आएगा करके। तो आपको लाने भी उतना आना चाहिए मैथ्स में, ऐसा नहीं कि आपको यूं ही मिल जाए, मैथ्स में आंसर लेकर भी आना पड़ता है, ठीक। सत्य असत्य पूछा जा रहा है, तो द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती, तो हाँ भाई सत्य है ये। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है, तो हाँ ये भी सत्य है। द्विघात समीकरण वास्तविक होने के लिए d का मान जो है 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ना, ठीक। फिर विभेदक का मान 0 होने पर द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर नहीं होंगे, वहाँ उसमें तो d बराबर 0 होता है, तो ये भी बराबर 0 होने पर ही बराबर होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। द्विघात समीकरण में x का मान 0 तथा 8 होगा। इस तरीके से x की घात 2 बराबर में 8x दिया हुआ है, तो x का मान 0 वो 8 होगा, तो हाँ ये सत्य है भाई। इस जब हल करेंगे तो इतना ही आएगा इसका। क्लियर। तो बस समझते हुए चलो आगे को। अब देखो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्ग समीकरण दिया उसमें विभेदक का मान यही है, तो हाँ ये भी है। अब इसको हल करोगे तो इसका हल 0 और 1 7 आएगा बोल रहा है, तो हाँ ये भी सत्य हो जाएगा, और आप पूरी आंसर्स को यहाँ से रिफर कर सकते हो। फिर
यहाँ से खाली स्थान अगर आपको मे भी पूछा जाए, इसलिए इन खाली स्थान को भी आप चाहो तो कर सकते हो, बट नहीं है इसलिए हम नहीं देख रहे हैं। फिर तो इसमें का क्वेश्चंस के लिए कहीं ना कहीं फॉर्मूलास वगैरह भी करना पड़ेगा, जैसे कि आपका ए एन वाला फॉर्मूला, मतलब इनवा पद वाला, ठीक है। तो ये क्या होती है, ए प्लस एन माइनस माइनस है ना 1d, ऐसा कर, ठीक। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चंस को किस पर देता है, समांतर माध्य पर। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, a प्लस बी अपॉन में 2, इसी फॉर्मूला से ही बनेगा। तो दो फॉर्मूला हो गए, अभी फिलहाल हम देखेंगे आगे के फॉर्मूला को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का इनवा पद इतना है 2n-1, तो छठवां पद कितना होगा, तो 2, देखो n की जगह में रख दो 6, तो 2 छक्के 12, तो 12 में 1 जाएगा तो कितना होगा 11, तो छठवां पद कितना होगा भाई 11 होगा, तो मतलब आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से इसका समांतर माध्य निकालना, तो अभी बताएं फॉर्मूला, तो करड़ी 2 प्लस में 1 प्लस करड़ी 2 माइनस 1 लेना है, नीचे में 2, तो देखो 1 और 1 कट जाएगा, और करड़ी 2 और करड़ी 2 जुड़ के रखे 2 बार करड़ी 2 हो जाएगा, और नीचे में 2, तो ये 2 और 2 कटेगा, तो इसकी आंसर आ जाएगी करड़ी 2, मतलब 20 की करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पदांतर, पदों के बीच की अंतर। तो पदों के बीच में कितना कितना का गैप है, 3 से 5 के बीच में जाने में, 5 से 7 जाने में कितना गैप है, उस गैप को ही लिखना है यहाँ पर। तो आपको पता है अगर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस, मतलब 5 में 3 घटा दो तो कितना आएगा 2, पता चल जाएगी वहाँ बीच में सर्वांतर क्या है, या उसी को पदांतर भी बोलते हैं और उसी को सर्वांतर भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक। यहाँ पर 10वां पद कौन सा होगा, तो 10वां पद निकालना पड़ेगा वही फॉर्मूला से, ए बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d से, इस फॉर्मूला से आपका बन जाएगा, ठीक। 5वां पद 10वां पद सब ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चंस में आपका सर्वांतर क्या होगा, तो इन सब चीज को आपको बना के देखना है, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन से एक समीकरण एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है ना, एपी दिया हुआ है आपका, समांतर श्रेणी दे रखी है, आपको उसी से बनाना है, ठीक। तो छठवां की बात करें तो छठवां में सर्वांतर पूछा जा रहा है, तो उस जैसे कि सर्वांतर और पदांतर एक ही होते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो 11 में आप 5 घटा दो, बीच की कितनी गैप है वो पता चलेगा, 11 में 5 जाएगा तो 6, तो आंसर नंबर 6 जिसमें भी होगा, जैसे कि यहाँ पर ये वाला 6, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर 6 और 4 का समांतर माध्य होगा, तो 6 a प्लस बी लिखते तो 6 प्लस 4 बटा में 2 लिखेंगे, तो 6 और 4 10 बटा 2, मतलब यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 5, मतलब 20 की करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इन दोनों को भी आपको करके देख लेना है, इसमें से सेम बनेगा, 2022 में आ रखे क्वेश्चंस। फिर सत्य असत्य में भी आप चाहो तो कर सकते हो, बट आने की इस चैप्टर से चांस थोड़ा सा कम है, इसमें ये वाला पूछा जा सकता है, ये दोनों, ठीक है, तो दोनों कर सकते हो भाई आराम से, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पर देखो रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में वही पूछा गया, देखो ये तीनों क्वेश्चंस, ये तीनों क्वेश्चंस एटलीस्ट कर लो, ठीक है। समांतर माध्य क्या होगा, देखो यहाँ पर करड़ी 2 है तो करड़ी 2 होगा, करड़ी 3 है तो करड़ी 3 होगा, करड़ी 5 है तो करड़ी 5 होगा। यहाँ पर आंसर्स भी आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, लास्ट तीनों की आंसर्स, ठीक। तो ये आपको करना है, वो चीज़ समझ जोड़ो दिया ये जो कि आएगा नहीं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा सीधा किस पर, चैप्टर नंबर 5 पर। देखो मेहनत तो लगेगी भाई, हमें एक एक नंबर के लिए मेहनत करेगा, और उसी मेहनत का हमें रिजल्ट मिलेगा, तब जाके हमारा कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, है ना। तो आपको टाइम देना है, चीज़ों को समझना है और करना है। हम बच्चों में क्या होती, कई टाइम हम इस तरह का डिसीजन लेते हैं कि हम वो क्या ये कन्फर्म आएगा, यही आएगा, आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं देखेंगे। कुछ चीज़ें जो है बेसिक क्लियर करने के लिए भी हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास जो भी परीक्षा बहुत सार होगी आप वहाँ से बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप चीज़ों को अच्छे से कर सको। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यदि इस टाइप से क्वेश्चंस आप देखिए मॉडल पेपर्स में हैं और आएंगे इसी टाइप से ही क्वेश्चंस, ठीक। तो यदि a अनुपात b अनुपात c हो तो इसका मध्य अनुपाती होगा, तो आप इसमें से मध्य अनुपाती होगा, क्या होगा बोला जा रहा है, तो बीच वाले को 2 बार लिखोगे, तो b का वर्ग है बराबर में ac, मतलब b बराबर में करड़ी ac, जिसमें भी होगा वही इसके आंसर होगा, तो आंसर नंबर डी इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक। फिर इसका चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती आपको मानना पड़ेगा, कैसे करोगे, 8 अनुपात 14 समानुपात 16 अनुपात x, ऐसे मान ली, माना कि चौथा पद x है करके, अब इसको बटा में लेके बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको करके देखना है आपको, आंसर्स मैं बता देता हूँ, आंसर्स कितना आ जाएगा इसका, 4 14 वाला है, तो 1 मिनट मुझे चेकआउट करने दीजिए, ठीक है। तो इसकी आंसर्स जो है 28 लेके आना है आपको।
फिर समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल किन दो पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो वो हो जाएगा चरम। ठीक है, क्या आंसर टिक आउट करके आओगे? चरम। फिर चौथा के आंसर्स की बात करें तो इसकी आंसर हो जाएगी आपको हल करना है इसमें। ठीक, क्या टिक हो जाएगी? 6:10 समानुपात 1:25 में, तो यहाँ पर आपको हल करना है, वही बटा में लिख करना है, लिखने के बाद तिर्यक गुणा करना है, तो आपकी आंसर आ जाएगी बी। इसमें दिया हुआ है तो आपको लेके उसको आना है। फिर अनुपात में घन मूल अनुपात कितना होगा, तो घन मूल अनुपात देखो 64 किसका है भाई? घन बोला गया है ना, तो 64 जो है 4 का और 27 जो है 3 का होता है, तो 4/3 इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से। ठीक, फिर दो तुल्य अनुपातों के संबंध को क्या कहते हैं? हम समानुपात कहते हैं, तो इसकी आंसर नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर सत्य असत्य आपको पूछे जा सकते हैं, तो 5 और 10 का तृतीयानुपाती 20 होगा करके, तो इसको बना के देखना पड़ेगा। तृतीयानुपाती बोला गया है तो 5:10:1 से लेंगे, फिर बीच वाले को 2 बार लिखेंगे तो 5:10 समानुपात 10 करके ऐसा, फिर अनुपात x, फिर बटा में लेके तिर्यक गुणा करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि वो सत्य है करके। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना। फिर इसका देखो खाली स्थान रिक्त स्थान किसी न किसी ईयर में आया हुआ है, तो आपको बहुत ध्यान से इस तरीके से क्वेश्चंस डील आउट करना होगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर। ये कि कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2 मार्क्स सीधा सीधा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। दो पूछा जाएगा निर्देशांक ज्यामिति से, 2 1 मार्क्स वाली क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसका भी क्वेश्चंस की कैसे आप हमें यहाँ से डील आउट करना है, क्योंकि 2 नंबर बहुत बड़ी बात होती है ना। तो मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपको तो याद रख लेना है कि 0 0 ही होता है। ठीक है, अब इस चतुर्थांश के लिए मेरा आंसर बता देना कोई मतलब नहीं होता अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट ना बताऊँ तो। ठीक है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस को छोड़ते हुए चल रहे हैं, है ना, मतलब जो इसको आपको करके देखना है। तो आपको याद रखना है चतुर्थांश में अगर पहचानना है तो इस तरीके से कि ये बनाना है। आपको पता है ये भी प्लस में होती है, ये भी प्लस में होती है, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो जब दोनों प्लस प्लस में हो देन वो पहला चतुर्थांश में होता है, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर हम यहाँ पर है मतलब पहला, हमेशा ये वाला लाइन को, एक्स वाला लाइन को ही पहले देखते, ये आप लोग याद रखेंगे। ये जो ग्रीन लाइन है उसको ऐसे ही बनाओगे, तो अगर पहला वाला माइनस और दूसरा प्लस हो तब वो सॉरी वो द्वितीय चतुर्थांश में, फिर माइनस और माइनस हो तो तृतीय, फिर प्लस और माइनस हो तब किस में होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में। क्लियर? आपको इसी हिसाब से ही इसको करना होगा। ठीक है, तो देखो सॉरी, इसमें जो दूसरा है इसमें देखो कैसा है, -4 और 5 दिया हुआ है, -4 और 5 दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर पहला वाला माइनस दूसरा प्लस है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक, फिर बीच की दूरी बोला जा रहा है, तो इसको दूरी के सूत्र में मान रखोगे तभी जाके आंसर आएगा। ठीक है, फिर एक्स अक्ष में स्थित बिंदु की कोटि क्या होगी, तो अब इसको समझना पड़ेगा कि भुज कौन होती, कोटि कौन होती। ये पहले समझा दूं मैं आपको। सपोज दैट एक्स और वाई ऐसा कोई वैल्यू है ना, तो हमेशा पहला वाला भुजा और दूसरा वाला कोटि होता है, तो इसको भूको के नाम से आपको याद रखना है। भूको, पहला वाला भुजा, दूसरा वाला कोटि। तो उसी के हिसाब से यहाँ समझो कि यहाँ एक अक्ष में कोई बिंदु है, तो ये तो चलो पहला वाला भुजा होता है, दूसरा कोटि होता है, आप समझ गए। अब यहाँ पर ये बिंदु एक अक्ष में, एक अक्ष में मतलब ऐसा रहेगा, y वाला उसका 0 रहेगा, तो एक अक्ष में है तो जाहिर सी बात है उसकी कोटि जो है 0 होगा, तो ये सी को आपको टिक आउट करके आना है। आगे ना समझ, बस जो समझाए हो ना वही ला ध्यान में रखना है कि पहला वाला भुजा दूसरा वाला कोटि होते। और कोई बिंदु है अगर x अक्ष में है मतलब x और ऐसे ही रही, अगर वो है y अक्ष में है मतलब 0 और y रही। ठीक पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि अचानक से एक खांसी आने लग गई, तो अब बस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, काम चलाना आप लोग, है ना। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज होगा, तो y अक्ष में स्थित है कोई बिंदु मतलब ऐसा, तो इसकी क्या पूछ रहा है, भुज पूछ रहा है। तो पहला वाला तो भुज होता है, दूसरा कोटि, तो भुज जो है 0 होगा करके लिख के आना, इसमें भी ऐसा। ठीक है, कोटि भी पूछ सकते हो उसमें। फिर यह किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में, ऐसा पूछा जाएगा। तो आपको ये जितने भी चतुर्थांश वाले क्वेश्चन है सबको अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आपको सत्य असत्य,
तो भाई सत्य असत्य को भी चलो देखते चलते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्या बोला जा रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई होते हैं, तो ना भाई मूल बिंदु के निर्देशांक तो हमन पढ़े हैं कि 0 0 होते है ना। फिर दूसरा -8 6 बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है। तो इसको चतुर्थांश आपको बता दिया हूं, तो ये सत्य है भाई, ठीक है। आगे एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष परस्पर मूल प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो हाँ, जो प्रतिच्छेद करते हैं इस तरीके से एक दूसरे को काटते हैं उसी को तो मूल बिंदु कहते हैं ना, वो सत्य है। उस बिंदु का भुज शून्य होगा जो वाई अक्ष में होगा। तो मान के चलो ऐसा है, तो क्या उसका वाई भूको वाला तो पहला वाला भुजा दूसरा वाला कोटि, तो उस बिंदु का भुज शून्य होगा जो वाई अक्ष में, तो ये सत्य बात बोल रहे हैं भाई, तो वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर पांचवा वाई अक्ष पर, तो यहाँ से आप आंसर्स भी सभी का रिफर चाहो तो कर सकते हो, चीज़ों को याद करते हुए समझते हुए चलना है, ठीक है, कि क्या होगा करके। फिर खालिस्तान पूछा गया, तो खालिस्तान भी आपको इस चैप्टर से कर लेना है भाई, ठीक है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज जो है 0 होता है, शून्य होता है, यहाँ पर लिखे। फिर मूल बिंदु के निर्देशांक इस तरीके से 0 0 होते करके लिख के आना है। फिर वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि जो है, वाई अक्ष पर है मतलब जाहिर सी बात है उसकी एक्स अक्ष पर है, तब उसकी कोटि क्या होगी, शून्य होगी। अब यहाँ पर किसी बिंदु 8 0 है, तो ये कौन से अक्ष पर होगा, तो देखो y वाला 0 है इसलिए एक्स अक्ष पर होगा, इसका x वाला 0 है इसलिए y, इसका कौन से में y वाला 0 है इसलिए x अक्ष में। इस तरीके से आपको टिक करना है और समझते हुए कि कैसे होता है, कैसा नहीं कि हमारा पहला का ये दूसरा का बी तीसरा का सी याद करोगे तो आप डूब जाओगे, याद रखना, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कर सकते, आप चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर आपको आ जाना कि सीधा सीधा कौन से चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 8 पर, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 आपको नहीं करना है, उसमें से आपको 1 मार्क्स क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 से बैंकिंग एवं कराधान का यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है अंडरस्टैंडिंग पर, लेकिन सबसे परेशान करने वाली यही होती है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ही तो फॉर्मूलास दे दिया, क्या बोल रहा है, कुल ब्याज बराबर मतलब ब्याज की सूत्र दिया हुआ ऐसा कि निम्न में से किस खाते की गणना का सूत्र है बोल रहे हैं, तो ये भाई आपका आवर्ती का, ठीक है। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को कितना लिया जाना चाहिए, तो छमाही आधार पर करते, तो यहाँ पर याद रखना जैसे कि ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जा रहा है, तो वार्षिक दर जो है वहाँ पर एक बार चेकआउट करते हैं इसके आंसर्स। देखो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा हूँ, जब भी अर्धवार्षिक होता है तो आर को 2 से भाग करते तो आधा करते हैं भाई उसको, ठीक है, ये कर लेंगे। तो फिर यदि तिमाही आधार पर हो तो आर को किससे भाग करते हैं, उसी आर को हम 4 से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसके आंसर जो है 1/4 हो जाएगा, 1/4 लिख के आना है आपको, ठीक है। फिर 18 माह में अर्धवार्षिक की संख्या होगी, तो 18 महीना में टोटल कितने बार अर्धवार्षिक आएगा भाई, तो 18 को भाग कर दो 6 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 × 18, तो 3 बार जहाँ पर भी लिखा होगा वो उसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो सावधि जमा खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने है, तो सूत्र, तो सही सूत्र का आपको चयन करना है। यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा दे दिया, क्योंकि हम लोग तो इस स्तंभ में याद रखे रहते हैं ना, A बराबर P, तो P क्या होती है, मूलधन होती है, तो जहाँ पर भी मूलधन है वही आंसर होगा, तो ये दोनों तो कटा, बचा ये वाली, तो यहाँ पर 1 प्लस ऊपर में दर बटा समय वाला ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर छठवां भी 19 में पूछा गया, वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि के लिए समाप्त होने पर ही जमा राशि निकाली जा सकती, मतलब हम उससे पहले नहीं निकाल सकते उसको, निश्चित मतलब अगर 2 साल के लिए जमा किए तो 2 साल बाद ही उस पैसा को निकाल सकते हैं, वो खाली पहले नहीं निकाल सकन, ठीक है। तो कौन सी खाता है ये आपको बताना है, तो कौन सा खाता हो जाएगा भाई, वो है सावधि जमा खाता, ठीक। फिर एक व्यक्ति का कर योग्य वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है तो उसको देय आयकर के साथ अधिभार देना पड़ता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 30%, 30%, ठीक है। अब देखो इस टाइप से क्वेश्चंस इस बार पूछे जाने की चांसेस है, मुझे लगता है कि 2000 रुपये पर शिक्षा उपकर मतलब 3% निकालना है, तो 2000 का 3% निकालना है, तो ऐसे लिखोगे 2000 गुणा में 3/100 लिख देना भाई, 2 जीरो नीचे से 2 जीरो यहाँ से, तो 20 और 30 60 रुपये इसकी आंसर हो जाएगी। उसी तरीके से 3000 का भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसका सत्य असत्य में भी समझते हुए चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसमें से सत्य असत्य पूछे जाते हैं, ठीक। आवर्ती खाता में बचत खाता की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, तो हाँ भाई आवर्ती खाता में बचत खाता की तुलना में अधिक ब्याज मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य होगा कि असत्य होगा, आवर्ती खाता में बचत खाता की तुलना में
तो यहाँ पर इसकी आंसर्स को समझना पड़ेगा आपको। आवर्ती खाता किसको बोलते हैं, उसमें हम हर महीना पैसा जमा करते हैं। बचत खाता में क्या होती है, उसको एक बार हम जमा कर दिए रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए बचत खाता में, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उस पैसा को हम उस पैसे को हम जमा कर दें, इसलिए वहाँ पर ब्याज की राशि हमें अधिक मिलती है, ठीक है। फिर सावधि खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर सावधि जमा खाता में जमा राशि को बैंक उसी अवधि में उपयोग नहीं कर सकता, बैंक उस अवधि में उपयोग नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये आप असत्य लिख लेंगे। तो इस तरीके से सभी को आंसर्स आप यहाँ से रिफ़र कर सकते हो। चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए चलना है, क्योंकि टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। जितना जल्दी हो सके एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है मुझे पता है ना, आपको भी और भी प्रिपरेशन करना है, रिविज़न करना है, तो आप बहुत इन चीज़ों को समझना है और याद करते हुए थोड़ा बहुत उन चीज़ों को चलना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, इसका खाली स्थान में, तो खाली स्थान को भी बहुत अच्छे से इसमें से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें चीज़ों को कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरा याद करने वाले ही क्वेश्चंस है, तो सभी क्वेश्चंस को इसके आंसर्स यहाँ से देख सकते हो, फिर सबका आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से मैं ऊपर नीचे करके दिखा देता हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ सको और आंसर इसका प्रिपेयर कर सको, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 पे कहीं ना को आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूलास वगैरह याद रहेगा तो आराम से बनेगा। तो अब देखो हमारा बच्चा कौन सा, 9 चैप्टर, 11, 12 बस ये सिंपल सा, फिर हो गया, फिर 15 पे जाएंगे। 11, 12 और 15 मुश्किल से 4 चैप्टर बाकी है, तो थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखो, आपकी पूरी तैयारी होने को है, ठीक। तो यहाँ से देखो चलते हैं भाई समझते हुए, निम्न में से सर्वसमीका नहीं है, तो सर्वसमीका कौन सा नहीं है, तो आपको यहाँ पर देखो फॉर्मूला, तो ये वाला जो बिना स्क्वायर वाला है वो सर्वसमीका नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा बोल रहे हैं, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 1 कितने अंश का मान होता है भाई, 45 अंश का मान, तो इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा 45। फिर cos 90 माइनस थीटा होता है, तो cos 90 माइनस थीटा का होता है sin थीटा, इसलिए sin यहाँ पर टिक आउट करके आओगे। फिर इस टाइप से पूरक सूत्र की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये हमेशा ऊपर नीचे कटेगा, मतलब इसके सामने कोई नंबर नहीं है इसलिए 1, लेकिन सामने में नंबर होता है तो वही नंबर इसका बाकी रहता, ठीक है। फिर 5वां, यदि 2 sin थीटा बराबर करड़ी 2 हो, तो यहाँ पर देखो इसको हल करना पड़ेगा। sin थीटा बराबर उस 2 को भेजेंगे तो करड़ी 3 के नीचे में जाएगा। अब sin थीटा में कितने अंश का मान करड़ी 3/2 होता है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो sin थीटा में आपको मैं बता दूं, वहाँ पर आपका टोटल 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का होता है भाई करड़ी 3/2, 60 अंश का, ठीक है, ये कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा सेम है, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दे, यहाँ भी इसका भी मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। थीटा सेम है तब होगा, अन्यथा नहीं होने वाला, इन चीज़ों को याद रखना, ठीक। फिर आगे बढ़ते भाई, हमारा इस वाले पर क्या बोला जा रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा करके, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान जो है कॉस तो होने से रहा, ठीक है। अब बचा कौन सा, कॉसेक, कॉसेक भी नहीं होने वाला, तो बचा टेन और कॉट में से, तो टेन नहीं भी नहीं होगा, क्योंकि टेन और सेक कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके से, तो इनका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा करके पूछ रहा है फॉर्मूला से, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर सेक में जैसे कि सेक और टेन का जोड़ी होता है, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन, इस बार इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एज पर द मॉडल पेपर। tan 90 माइनस थीटा दिया, तो tan 90 माइनस थीटा का अभी देखिए क्या होता है भाई, कॉट थीटा, पूरक सूत्र में कॉट थीटा, तो कॉट 60 अंश, और कॉट 60 अंश का मान कितना होता है, देखो क्वेश्चन को कितनी घुमाएगा है। सबसे पहले तो tan 90, या तो tan 90 माइनस थीटा का कॉट 60 अंश होता है, तो कॉट 60 अंश का मान लिख दो, अदरवाइज यहाँ पर tan 30 अंश का मान, क्योंकि 90 में 60 जाएगा तो tan 30 बन जाएगा, तो 30 अंश, tan 30 अंश, दोनों में से मान किसी का भी लिखो वो करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो tan का पूरा टेबल तो याद होना चाहिए कि ये होता है करके। तो इसकी आंसर्स की अगर हम बात करें 12वां का, तो tan वाला में आपका हो जाएगा भाई, कौन से नंबर के क्वेश्चन है, 12वां, तो 12वां नंबर के क्वेश्चन में आंसर लिया गया है 1/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको टेबल पूरा याद रखना है, ठीक है, समझ जाओ यहीं से। फिर से भाई tan 90 माइनस 45 दिया है, तो cot 45, तो cot 45 का मान जो है 1 होता है, इसलिए 1 लिखेंगे।
फिर टेन 90 माइनस 30 अंश का मान कितना होता है, तो टेन 90 माइनस 30 अंश का मान देखो कॉट 30, तो कॉट 30 अंश का मान कितना हो जाएगा उसको करना है। तो कॉट 30 अंश का मान भाई मे बी √3/2 होना चाहिए। तो इसके आंसर जो है हाँ डी करेक्ट है। ठीक, फिर यहाँ पर कॉस और सेक इसकी मान 1 हो जाएगी। अपोजिट का जो हो गया तो इसका भी 1 इसका भी 1 होता है, तो अपोजिट का 1 हो जाता है। इन चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, तो बहुत आसान इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको देखना है, इन चीज़ों को बार बार प्रिपेयर करना है, तब जाके ये चीज़ें आपसे हो पाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर सत्य भी पूछा जा रहा है। पहला को बोल रहा है कि ये बराबर ही सर्व समीका नहीं है, तो वो सर्व समीका है, मतलब असत्य बात बोल रहे हो आप। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, तो हाँ ये सत्य है भाई। फिर टेन 70 माइनस कॉट 20 का मान 0 होगा बोल रहा है, तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा किसी एक को, तो ले दे के उतना आएगा तो 0, तो ये सत्य है। ठीक, फिर √1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक थीटा होता है, तो होगा तो ये सत्य है। ठीक, फिर साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉसेक थीटा होता है, तो ये गलत है भाई कि साइन 90 माइनस थीटा का तो कॉस थीटा होता है, यहाँ कॉसेक थीटा दिया है, उखर वजह से यह कहा ही गलत है, मतलब असत्य है। ठीक, फिर टेन 30 अंश का मान करड़ी 3 होता है, तो नहीं भाई टेन 30 अंश का मान तो 1/3 होता है, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक, फिर कॉस 30 अंश, इस तरह से पूरा टेबल याद रहेगा, तब आपसे आराम से बन जाएगा। पूरक सूत्र वगैरह ये सब चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है और प्रिपेयर करना है। ठीक, तो चीज़ों को समझो और अच्छे से करते चलो। ठीक, तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ प्रीवियस ईयर में, तो इन क्वेश्चंस को भी एटलीस्ट आप करके ज़रूर देख लो। आंसर्स आपके सामने, और जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से ही आया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला, पूरक सूत्र की फॉर्मूला पूरी अच्छी तरीके से, और आपका सर्वसमीका, दो ही, तो सर्वसमीका और पूरक सूत्र, दो सूत्र आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद होनी चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है, तब आपसे ये आराम से चीज़ें बनते जाएगा। फिर हमारा चलते हैं नेक्स्ट पर भाई 11वां पार्ट। ठीक है, 11वां पार्ट में हमारा सीधा किस में से पूछा जाता है, इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चन ये पूछा गया, जैसे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है। तो समरूप है त्रिभुज, मतलब उसके रूप समान है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, परस्पर समांतर होती है, समानुपातिक होती है, लंबवत होती है, बराबर होती है, आपको टिक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन बच्चों को तो बहुत होती है भाई। ठीक है, तो इसके आंसर्स क्या हो जाएगी, सी, वो समानुपातिक होती है, समान अनुपात में होती है। ठीक है, तो बस उसको याद रखो और चीज़ों को समझते जाओ, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। फिर सत्य असत्य अधिकतर यहाँ से पूछे गए हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो हाँ भाई कोई सा भी वर्ग लेंगे तो वर्ग तो ऐसा ही होता है, सभी भुजा समान, तो हम कितना भी चाहे छोटा वर्ग बनाओ चाहे बड़ा वर्ग बनाओ, उसका रूप तो वैसे ही दिखेगा, अलग रूप का तो नहीं बन जाएगा, तो समरूप होते हैं, तो ये सत्य। सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो हाँ भाई कोई सा भी वृत्त बनाओ, वृत्त तो गोला ही रहेगा ना, चाहे छोटू गोला बनाओ चाहे बड़ा गोला बनाओ, वो तो सेम रहेगा, तो वो दोनों सत्य हो जाएगा। आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है, हाँ तो ये भी सत्य है भाई, आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है। ठीक है, सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप होते हैं। तो चौथा की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि अगर सर्वांगसम है तो क्या समरूप भी होंगे, पूछ रहे हैं। सर्वांगसम का मतलब क्या आप समझ रहे हो, पता है, जैसे कि हमारी हथेली जो है एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेता है ना, सिमिलरली इसने छियो अगर आकृति सेम टू सेम एक दूसरा पूरी तरीके से ढक ली तब होते, तो हाँ जाहिर सी बात है भाई वो रूप समान रही तभी ढकी ना, तो अगर सर्वांगसम है तो समरूप भी होंगे, तो ये भी सत्य हो जाएगा। स्केलिंग का अर्थ आकार में परिवर्तन करना होता है, हाँ ये भी सत्य है। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो नहीं 90 अंश। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला को आयत वाला को चेक करना पड़ेगा, फिर आयत के कितने होते हैं करके उसको हम लोग उसको हाँ बोले हैं तो। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। ऊपर वाला असत्य जबकि ये वाला सत्य लोगे, तो वो आयत वाला एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, आयत वाली क्वेश्चंस का देख लेते हैं कि इसमें क्या लिया हुआ है। आयत वाली क्वेश्चन थर्ड है, और इसमें थर्ड में जो है आंसर क्या लिया हुआ है, सत्य, तो हम लोग सही बोले हैं। ठीक, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी आपको करना है, क्योंकि 2020-22 में आ रखे और लगभग आपको सिमिलर इसी तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस चीज़ों को समझते जाओ और क्वेश्चंस प्रिपेयर करते जाओ। डेफिनेटली आपका इसी तरीके से क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 12 देख लेते हैं कि इसमें से क्या किस टाइप से। यहाँ पर देखें तो हमारा क्या नहीं पूछा गया है, पूछे तो ये नहीं गए हैं। ठीक है, फिर भी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। देखो क्या क्वेश्चंस है,
वृत्त को कोई जीवा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान के चलिए वृत्त है, कहीं पर भी जीवा हो सकती है ऐसे, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने बिंदु पर काट रहा है, ये आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। अभी आपको कितने बिंदु पर काटते हुए ये दिख रहा है, समझ सकते हो, आराम से फिर टिक कर सकते हो कि कोई भी जीवा, जिसमें या ऐसे भी जीवा खींच दूँ तो कितने जगह पे वृत्त को काट रहा है ना। तो इसकी आंसर हो जाएगी भाई 2 जगह, क्योंकि 2 जगह काट रहे हैं। वृत्त का अंश माप कितने अंश का होता है, तो वृत्त पूरा 360 डिग्री का होता है, तो ये आपको करके आना। तीसरा क्वेश्चन, 3 असंरेख बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो 3 बिंदुओं से जाना चाहिए, है ना। असंरेख बिंदु कहीं पर भी है ऐसे, तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसकी आंसर हो जाएगी थर्ड की इनमें से कितना, 1, ठीक, 1 वृत्त। फिर चौथा क्या बोला जा रहा है, वृत्त की व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है, तो वो होती है भाई समांतर होती है करके। फिर चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। मतलब चक्री चतुर्भुज है ऐसे, तो इसके आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश का होता है, ये आपको लिख लेना है। फिर छठवां क्या बोला जाए, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो छठवां की बात करें तो वहाँ पर कोई ऐसा वृत्त है तो कितनी स्पर्श रेखा इस पर खींची जा सकती है। तो हम लोग का छठवां की बात करें तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो यहाँ पर आंसर आप देख पा रहे हैं 7 का बी, मतलब 2 और केवल 2 करके, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा भाई 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। फिर आपके इसको सत्य असत्य को भी देखते हुए चलना है, सत्य असत्य को समझते हुए चलना है। तो ये आप अच्छे से कर लो, डेफिनेटली आपकी तैयारी यहाँ से फिर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी ये सब क्वेश्चंस भी पूरा आए हुए हैं ना, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से करते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है, ठीक है। बात है इसके PDF का, तो हम PDF इसकी प्रोवाइड करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ताकि आप वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर पाओ, ठीक है। अब जो बच्चे यहाँ तक देखेंगे उन्हीं को पता चलेगा, बाकी लोगों को तो नहीं पता चलेगा, ठीक। तो ये चीज़ें को समझना है और इन सब चीज़ को याद करते हुए चलना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को नहीं बता रहे हैं आपको, इसका PDF दे देंगे, ठीक। चीज़ों को समझना है, याद करते हुए चलना है। यहाँ से इन सब चीज़ को कितने भुज होते, कितने शीर्ष होते, कितने कोण होते, ये सब चीज़ें अगर कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी तैयारी जो है पूरी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करके आना, फिर ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। भैया पूरी चीज़ों को करना, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, पूरा अटैम्प्ट करने की कोशिश करना है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया गया डेफिनेटली उन सब चीज़ की तैयारी हो गई तो आप निश्चिंत रहो। लगभग उसी से 1-2 क्वेश्चंस इधर उधर आ सकते हैं जो बच्चों को परेशान कर सकते हैं, है ना। तो आपको भाई उसकी भी सामना करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। और फाइनली अब क्या हम आंसर की पे देख लेंगे, आंसर की के बाद आपको पता है स्ट्रेटेजी वीडियो देखेंगे, और स्ट्रेटेजी वीडियो के बाद आपको हमारा कोशिश रहेगा कि आपको 1 शॉट वीडियो जो है प्रोवाइड करा दे, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस सेट ये सब चीज़ करा के आप पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है।